अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं कुर्ते पजामे से। कुछ इसकी हिस्ट्री आपको बता दूं। बचपन में हमेशा कुर्ते पजामे ही पहनते थे, छोटी सी उम्र तक। सऊदी अरब चले गए 10 साल की उम्र में, वहाँ भी ज़्यादातर कुर्ते पजामे पहनते थे। फिर जब वापस पाकिस्तान आए तो पता चला पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस चेंज हो गया है। तो हम तो छोटे थे तो हमने कभी गौर नहीं किया, हमने भी चेंज कर लिया, कुर्ता पजामा छोड़ के शलवार कमीज़ पे आ गए और फिर खूब शलवार कमीज़ पहनते थे। 95 में मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे नफ़रत हो गई शलवार कमीज़ से, क्योंकि ये मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्तों का नेशनल ड्रेस है। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरी कौम के लोग हैं, जैसे कि पख्तून भाइयों का है, कई लोगों का शलवार कमीज़ है नेशनल ड्रेस उनका। लेकिन मुझे चिढ़ हो गई, सिर्फ इस वजह से चिढ़ हो गई कि जब मुझे 95 में ये पता चला कि शलवार कमीज़ को साजिश के तहत पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस जो कि कुर्ता पजामा था उसको चेंज किया गया और भुट्टो के दौर में इसको नेशनल ड्रेस बना दिया शलवार कमीज़ को। मुझे शलवार कमीज़ पे एतराज़ नहीं, मुझे मेरे नेशनल ड्रेस पे के जाने पे एतराज़ था। मैंने एहतजाजन उसके बाद 95 के बाद मैंने शलवार का कुर्ता नहीं पहना और सिर्फ शादी वाले दिन मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी तो मैंने पहना था, वो भी मस्जिद जाने के लिए, निकाह के लिए, आधे घंटे के लिए। अदरवाइज मैंने शलवार कमीज़ छोड़ दिया था। जब मैं नाजिम का मेयर का इस्तीफा वो वोट लेने जा रहा था, ओथ लेने जा रहा था, तो मुझे मेरे सरकारी अफसरान ने कहा कि सर आप हमेशा सूट में और वेस्टर्न ड्रेस में होते हैं, तो ये आप कम से कम ओथ टेकिंग सेरेमनी में कुर्ता शलवार पहन लें। तो मैंने फिर कुर्ते पजामे बनवाए थे और मैंने कुर्ता पजामा पहना ओथ वाले दिन भी। और फिर कुछ जैसे दिवाली होली की, उसमें भी मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था और मैं कुछ साल तक पहनता रहा पाकिस्तान में, जब तक रहा। 2007 में वापस यूरोप आया हूँ, तब से फिर मैंने कुर्ता पजामा कभी एज सच पहना नहीं, लेकिन अरसे से ख्वाहिश थी कि वापस कुर्ता पजामा को भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं अपनी ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ, मेरी अपनी ओरिजिन को खोज रहा हूँ। तो जो चीज़ मुझे अपनी ओरिजिन की नज़र आ रही है उसको मैं वापस अपनी लाइफ में री इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे बच्चों को भी। तो ये है कुर्ता पजामा का रीज़न। मेरा नेशनल ड्रेस है, मेरे गुजरात का भी नेशनल ड्रेस है और पाकिस्तान में हम मुहाजिरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुहाजिरों का भी ये नेशनल ड्रेस है। और मुझे MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने ही जो लेक्चर्स दिए थे उसमें जब पता चला था कि ये नेशनल ड्रेस साजिश के तहत चेंज किया गया था। आते हैं जो 2-3 छोटे मुद्दे हैं मेरे पास। देखें, चाइना का स्टैंड ऑफ ख़त्म हो गया। चाइना, अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें साफ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि चाइना ने पुल बैक नहीं किया, इट्स पुश बैक बाय इंडिया। देखें फ़र्क है, वो उनको ज़बरदस्ती वापस जाना पड़ा है। दैट मीन्स कि आपके ये फतह है, आप जीते हैं जब वो उनको मजबूरन पसपा होना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बगैर एक गोली चलाए चाइनीज़ों को जो इस एक, मैं नहीं कहता कि नुकसान नहीं हुआ, ये ना सिर्फ इंडिया का के 20 जवानों की ज़िंदगी गई है, लेकिन इससे कई चीज़ें सामने आई हैं कि एक तो इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इसको ऑन किया है, जो इंडिया की वार है, और पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी आर्मी के साथ, और लीडरशिप भी फ्रंट पे जाके आर्मी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर रही है। इट्स ए विक्ट्री। दुनिया ने जो रिएक्शन दिया, फ्रांस जैसे एक सुपर पावर कंट्री है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि मैं इंडिया चाइना की जंग में इंडिया के लिए अपनी फ़ौज भेजूंगा। अमेरिका, यूरोप, सब तो इस दुनिया के स्टैंड ऑफ ने चाइना को हिला दिया है। फिर ये जो छोटे मोटे जो एम्बार्गो हुए हैं जिस पे अभी तक एतराज़ हो रहा है कि फलां चीज़ में भी चाइनीज़ है, उसको बंद करो, अरे कर रहे हैं ना भाई, सब्र करो ना। तुम लोगों को इतनी मौत क्यों आ रही है चाइनीज़ों के इकोनॉमिक नुकसान होने पे? तुम लोग इतने उबल के बिल बिला के क्यों निकल आ गए हो? कर रहे हैं, सब्र करो, सब होगा। चाइना का हिसाब किताब अब हो रहा है। देखें, यूनाइटेड नेशंस में 29 जून से जो सेशन शुरू हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनीवा में, मैं नहीं गया और मैं जा भी नहीं रहा,
लेकिन वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी बैक्ड लोग वहाँ पे स्पीचेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं। पर जुम्मे को भी एक प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान ISI बैक्ड एक, जिसमें कुछ बलोच कुछ कश्मीरी इधर उधर के बिठा के तो सब प्रोग्राम किया था, और आज भी एक वहाँ पे शो चल रहा है। तो वहाँ पे चाइना, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वोटिंग के सिस्टम का जो करप्शन है उसके जरिए वो वहाँ पे विक्टोरियस है। एक तरह से विक्टोरियस नहीं कह सकते, क्योंकि 70 लोगों कंट्रीज ने सपोर्ट किया है चाइना को हांगकांग के ऊपर। अब ये चाइना उसको बेशक अपनी कामयाबी बताए, लेकिन उन 70 में एक भी वीटो पावर नहीं है सिवाय चाइना इंक्लूडिंग। बाकी तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरह जो बाकी भी सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो वही मैं बार बार बता रहा हूं कि OIC कंट्रीज, और अब जैसे देखें ना ये लेटर जो कितने दिनों से UN को लिखा है, इन कंट्रीज ने लिखा है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इस टाइप के भिखारी कंट्रीज और डिपेंडेंट कंट्रीज जिनकी अपनी कोई औकात है नहीं, एक सुई तक नहीं बना सकते, चाहे वो सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, कुछ भी हो, एक सुई तक बना नहीं सकते। भिखारी मुल्क हैं ये, जो कि डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। उन्होंने लेटर लिखा कि चाइना ने जो उगर मुस्लिम हैं उनको पाबंदी लगाई है वो सही है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया है, सब सही है। ये इनकी मुनाफिकाना जहनियत देखें, ये इनकी मुनाफिकत देखें कि अपने इधर कश्मीर के नाम पे और फ़लस्तीन के नाम पे टोपी ड्रामे करके उम्मा और आलम इस्लाम का चूरन बेचते हैं, और यहाँ पे इनको इस्लाम खतरे में नज़र नहीं आता। यहाँ पे इनकी मुनाफिकत आपको साफ नज़र आएगी कि UN के सिस्टम्स में चाइना ने एक तरह से काफ़ी स्ट्रेंथ हासिल की है, स्टिल बिहाइंड, कि ये नहीं है कि उनको मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन वो फिर अपनी वीटो पावर और ये 60-70 वोट को लेके वो अपना वो कर रहा है। तो UN में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चाइना का जो लेटर है ना, जो ये मुस्लिम कंट्रीज ने लिखा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आफ्टर ऑल 35-40 मुल्क अगर कह रहे हैं कि चाइना को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ। तो देखें, तिब्बत, उगर और अक्साई चीन और हांगकांग, इन इश्यूज पे दुनिया को स्ट्रांगली चाइना को कंटेन करना है, और अमेरिका ने इस पे सख्त स्टैंड लिए हैं, इंडिया ने तो बाजा ही बजा दिया है ना। और मसला यह है कि चाइना के ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया एक जमाने से सोच रही थी, लेकिन कोई लीड करने को तैयार नहीं था। तो वो एक आदमी है, एक जगह ऐलान हुआ कि ये सामने पिंजरा है, इसके अंदर, ये दरवाजे के अंदर जो भी आदमी चला जाएगा उसके अंदर भूखे शेर हैं, अगर वो वहाँ पे 5 मिनट गुजार के आएगा तो उसको ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। तो एक आदमी अंदर चला गया, जब वो लड़ा के बाहर आया तो लोगों ने कहा, अरे वाह बहादुर हैं आप कैसे अंदर गए? तो उसने कहा, मुझे पहले ये बताओ मुझे अंदर धक्का किसने मारा? तो अब इंडिया को धक्का मारा है दुनिया ने, तो इंडिया लीड कर रहा है द वॉर अगेंस्ट चाइना, और ये सब पीछे आ रहे हैं। देखें तो नेचर जो है ना, वो इंडिया से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाह रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर फेसिंग ए डिक्टेटर जो कि वर्स्ट इन हिस्ट्री रहा है। चंगेज खान, तैमूर खान, उन लोगों की तो काउंटिंग अब कर नहीं सकते कि उन्होंने कितने बड़े जेनोसाइड किए। माओ जे तंग ने 78 मिलियन लोगों को मारा है, जिसमें मेजोरिटी नॉन चाइनीज है, यानी उगर इज नॉट चाइनीज, तिब्बतन्स आर नॉट चाइनीज, मंगोल्स आर नॉट चाइनीज, उज्बेक्स आर नॉट चाइनीज, काजक्स आर नॉट चाइनीज। ये सब चाइना ने जो एरियाज कब्जे किए हुए अक्साई चीन में, जैसे कि अमजद मिर्जा साहब ने बताया कि टोटली डिप्राइव्ड रखा है अक्साई चीन को, टोटली बैकवर्ड रखा है, इनको किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल नहीं है और इनकी जिंदगी एक अजीरन रखी है। तो वो सारे एरियाज के लोगों को जेनोसाइड किया है, 78 मिलियन कम्युनिज्म के नाम पे मारे हैं। इतने तो हिटलर ने नहीं मारे, इतने तो किसी तारीख में किसी ने नहीं मारे। तो इस ड्रैगन को, इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने शायद इंडिया को चुना है, और इंडिया के पास एक पावरफुल ऐसा लीडर है और एक ऐसी बहादुर कौम है जो अपनी देखें, दुनिया का हिस्ट्री का मैं बार बार बता चुका हूं कि ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, द बेस ऑफ ऑल रिलीजन्स, द ओरिजिन कह लें आप ह्यूमैनिटी की, आज तक कायम है। इसलिए कि ये कौम ऐसी बहादुर है, ऐसी टॉलरेंट है कि इन्होंने अपने संस्कार को, अपनी परंपराओं को और अपनी तारीख को, अपने हिस्ट्री को, अपने अतीत को कायम रखा है, जिंदा रखा है, और आगे भी इनका मुस्तकबिल शानदार है, जब भी दुनिया इनके पीछे खड़ी है। स्टीफन बेनन हैं जो एक्स व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन होते थे, वो साफ अल्फाज में कह रहे हैं
कि इंडिया के लीडर मोदी ने कहीं इंडियन इंटरेस्ट का सौदा नहीं किया, इंक्लूडिंग चाइना। और जिस तरह चाइना के खिलाफ मोदी जी ने जाके जो लीड किया है, वंडरफुल। तो ये दुनिया का रिकॉग्निशन है, मेरे आपके कहने से या दुश्मनों के कहने से कुछ नहीं होता। आ जाएं यही मुसलमान पाकिस्तानियों की मुनाफकत के ऊपर, जो कि चाइना के साथ ओनली पाकिस्तानी खड़ा है और कोई नहीं खड़ा। और कल ये बता भी दिया पाकिस्तान ने अमेरिका को कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो चाइना का तो जो होना है सो होना है, लेकिन ये जो चाइना की दलाली करने के लिए ये जो आगे आ रहे हैं ना, तो इनको तो बहुत ही ज्यादा कुछ होना है। और पाकिस्तान अब जिस रास्ते पे चल पड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि अपने जो फाइनल कंक्लूजन है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, उसकी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इस्लाम बहुत खतरे में रहता है। देखो खतरे में कौन रहता है? जो सबसे नाजुक होता है, जो सबसे कमजोर होता है, जो सबसे जिसके साथ सच्चाई ना हो, वो हमेशा खतरे में रहता है। क्योंकि सच्चाई का तो हमने बचपन से सुना है कि सच्चाई खुद अपना दिफा कर लेती है। सच्चाई ऑलवेज डिफेंड्स इटसेल्फ। सच्चाई को किसी के डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर इतना ही इस्लाम पे भरोसा है, और अगर इतना ही अपने दीन पे, अपने ईमान पे, अपने बिलीफ पे भरोसा है, तो क्यों डरते हो? इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने पे आपको एतराज है। आप कहते हैं कि 178 तो हिंदू हैं या माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो इस्लामाबाद में 6 वाइन शॉप्स हैं। इतने से इस्लामाबाद शहर में 178 माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ शराब मुस्लिम नहीं खरीद सकता, पी भी नहीं सकता और खरीद भी नहीं सकता। इन दुकानों को कोटा सिस्टम के तहत होता है सारा हिसाब किताब। तो आपको 178 माइनॉरिटीज के लिए 6 वाइन शॉप की जरूरत है, लेकिन एक मंदिर नहीं बन सकता। आप यहां पे तो मूवमेंट चला रहे हैं कि यहां मस्जिद दो, वहां मस्जिद दो, यहां मदरसा दो, और इनकी तनख्वाहें भी स्टेट दे, लेकिन आपके अपने मुल्क में आप मंदिर बनाने से डरते हो। असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। और मैंने जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि ये मंदिर बनाने के लिए हम जा रहे हैं, इमरान खान की तरफ से ये ऐलान हुआ था, मेरी ट्वीट निकालें आप उस दिन की। उस ट्वीट में मैंने कहा था कि जिस पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का सफाया हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है इतनी स्पीड से, वहां पे मंदिर बनाने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये हमदर्दी में हिंदुओं की नहीं बना। जैसे कि करतारपुर साहब रातों रात अचानक रंजीत सिंह जी का मुजस्मा लग रहा है, करतारपुर साहब गुरुद्वारा बन रहा है, धूम धड़क कैसे। उस वक्त भी मैंने क्या कहा था कि ये सिखों की हमदर्दी में तो नहीं है ना। हमें तो बचपन से सिखों को के बारे में गंदे गंदे अल्फाज में हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ये आलम इस्लाम के यहूदी, सिख, हिंदू यही सबसे बड़े दुश्मन है। आज अचानक इतनी मोहब्बत, यही चीज यहां भी मैं उस दिन पूछा था ना, मैंने आ गया सामने। देखें इनकी डूबती नैया है। पाकिस्तान में इतने इश्यूज हैं, इतने मसले हैं कि अवाम कहीं ना कहीं रोज इमरान कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय, जिसके पीछे वर्दी है, ये नारे आपको हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने में किसी न किसी बहाने नजर आएंगे। अवाम एक इस हद तक जा चुकी है कि अब बाजवा इन कंपनी को खतरा नजर आता है ना, तो वो इस टाइप के शोशे छोड़ देते हैं। अभी एक ऐसा इशू आया है कि 2 दिन से पाकिस्तान में सिवाय इस्लामाबाद मंदिर के और कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ इस्लामाबाद मंदिर 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 को बाजवा साहब की तरफ से सुना है। अभी मैंने कहीं कंफर्म्ड इसकी रिपोर्टिंग नहीं देखी। लोग लगा रहे हैं कि बाजवा साहब का बयान है कि मैं महमूद गजनवी की तरह मंदिर शिकन बनूंगा, मंदिर तोड़ूंगा, मेरे होते हुए मस्जिद नहीं बनेगी, इस टाइप के। तो ये देखें अब आई ना बिल्ली थैले से बाहर। मंदिर तो इन्होंने क्या बनाना था, इन्होंने एक तरफ अवाम को ऑक्यूपाई करके रखा, दूसरा वो इंडियंस को, हिंदुओं को हर्ट करने के लिए। जबकि ये इंडियन या हिंदू या सिख जो इंडियन नेशनल हैं, ये इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। वो आपके बैरोमीटर पे अपने माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक नहीं करते। इनका सलूक तो ये है कि ये खुद सिख भाई अपने हाथों से मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं हरियाणा में मुसलमान भाइयों के लिए, जबकि आपका ये मुसलमान भाई जो है ये इस्लामाबाद के मंदिर की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, उसको तोड़ रहा है। ये संस्कारों का फर्क है, ये तरबियत का फर्क है। इस्लामाबाद में भी जो तोड़ रहे हैं वो पंजाबी हैं, हरियाणा में जो मस्जिद बना रहे हैं वो पंजाबी हैं, दोनों पंजाबी हैं। फर्क किस चीज का आ जाता है? जबान भी सेम, कल्चर भी सेम, सब कुछ सेम, तो फिर फर्क किस चीज से आ जाता है? हालांकि 100-200 साल पहले ये सब सिख और हिंदू ही थे। बाजवा हुए, चीमा हुए, जितने भी नाम ले लें आप, ये सब रंधावा हुए, ये सब सिख कास्ट हैं। पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिखों की कास्ट हैं। ये अभी 100-200 साल पहले अंग्रेजों को लालच के चक्कर में आके ये मुसलमान बने। सेम कम्युनिटी, फर्क क्या है?
बिलीफ। फर्क क्या है? तरबियत। तरबियत यानी रिलीजियस तरबियत। बाकी तो कल्चर तो सेम है, वही मकई दी रोटी और साग खाते हैं ये दोनों साइड पे, वही धोती कुर्ता पहनते हैं, वही खेती बाड़ी करते हैं, वही सेम कल्चर है। फर्क है फेथ का, तरबियत का, रिलीजन का। मुल्ला का रिलीजन आप पढ़ोगे तो आप जानवर बनोगे। ये देखिए मुल्ला क्या कह रहा है। अब मैं इसको आपको सुना नहीं सकता क्योंकि इसमें ये कत्ल गारत की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जिसने मंदिर बनाने की कोशिश की उसकी सर से तन से सर जुदा कर देंगे। ये फर्क है तरबियत का। देखें ये खुद डिवाइडेड है। ये कहते हैं कास्ट सिस्टम है इंडिया में और हम 125 अरब मुसलमान हैं या 200 करोड़ मुसलमान हैं या 150 करोड़ कहाँ हैं? ये देख लें, इनका कास्ट सिस्टम देख लें। शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, हनफी, शाफई, मालिकी, शिया, सुन्नी, इस्माइली, पता नहीं क्या क्या, फिरका दर फिरका, और सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं। इनमें से एक भी एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानता। ये जाकिर नाइक फखर से कहता है, मेरे सामने आ जाए ये जाकिर नाइक को मैं एक दिन इंटरव्यू करूं, फखर से कहता है कि नहीं ओनली वी आर करेक्ट। हर जगह ये कहता है कि हम किसी को इसलिए तबलीग की इजाजत नहीं देते, मंदिर बनाने की इजाजत नहीं देते इसलिए कि वो गलत काम कर रहे हैं। वो मैंने कई इसके इंटरव्यूज देखे और उसमें वो पूछने वाला 2-3 बार इंसिस्ट करता है कि भाई क्रिश्चियन भी तो यही समझते हैं कि वी आर करेक्ट। कहता नहीं वो गलत समझ रहे हैं ना, खाली हमें पता है ना कि हम अपने वो हैं। मेरे को मिले मैं जूते मारूं साले को, ये है फर्क। तो आप जितना भी वो कर लें, जब तक कि आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, भारत की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तो अनसॉल्वेबल केस है। अब पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ, मोड की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान में है ना, कराची में बड़े बड़े नाम है। एक आदमी है मीर मक, फ्रॉड करके अमेरिका से भागा है, बड़े लंबे चौड़े फ्रॉड करके, और कहां जाएगा? दुनिया के सारे फ्रॉडिस्ट क्रिमिनल सबको कराची में, पाकिस्तान में आर्मी के जूते चाटता है 24 घंटे। मेरी बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती थी, मुझे उसने ऑफर भी की थी ISI की तरफ से काम करने की। मैंने कहा ठीक है मैं करने को भी तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे कन्विंस करो जो आप करवाना चाह रहे हो उसके लिए। मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरे मुल्क का काम है ये, कुछ सालों की पुरानी की बात है। ये आदमी बूट चाट रहा है 24 घंटे। क्यों चाट रहा है? इसलिए कि माल बना रहा है, इतना लूट रहा है ये हर तरफ से, इतना माल। इस्लामाबाद में बैठ गया कराची का बंदा बंगले लेके, 24 घंटा आर्मी के गुलामी कर रहा है। इस तरह के हजारों केसेस हैं, हर आदमी लूटने पे लगा हुआ है। मेरा कारोबार था बेल्जियम में, बहुत अच्छा कारोबार था। वजूहात क्या थी बाद में कभी जिंदगी में मौका मिला तो बताऊंगा। तो मुझे बैंकरप्ट होना पड़ा और कई मसले हुए। तो मेरे बहुत दोस्त थे, सारे पंजाबी आए मेरे घर पे, 24 घंटे बैठे रहते थे। मेरी दुकान थी, ऊपर घर था, और लाखों का तो मैंने फर्नीचर लिया था, लाखों फ्रैंक का। एनीवे मेरे दोस्त, जब मेरी दुकान की मैंने वो कर दी और सब खाली करके मैं जा रहा था, तो दोस्त क्या कर रहे थे, अरे भाई एक कंप्यूटर यार मेरी गर्लफ्रेंड नु चाहिए यार, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड नु दे दे। मेरे माल को लूटने में लगे हुए थे मेरे दोस्त, सारे दोस्त। जिसके जो हाथ लगा वो लेके जा रहा था। कोई वॉशिंग मशीन लेके जा रहा है तो कोई, कि मैं रातों रात बेल्जियम छोड़ के स्पेन चला गया था। काफी ऐसे मसले हो गए थे, सब दोस्तों ने छीना। तो आज पाकिस्तान में ये लगा हुआ है कि जिसका हाथ जो लग रहा है लूट रहा है, क्योंकि नवश्ता दीवार आ चुका है कि पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। छोटा सा एक आखिरी पॉइंट, ये जो अभी खबर आसिम बाजवा ने लगाई है, आसिम बाजवा भी इस वक्त जो टॉप के लूटने वालों में ऊपर कमर बाजवा के करीब करीब ही है। हर जगह से माल बना रहा है, और आज से नहीं बना रहा, ये बहुत अरसे से बना रहा है। DGIS पे यार होता था, आपको पता ही है। इसने ये खबर लगाई है, तो मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जरा गौर कीजिएगा कि डैम बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, ये हाइडल प्रोजेक्ट्स और ये सब लगे हुए हैं POK में करने, सब में चाइना शामिल है इलाके आपके भारत के, आपके इलाकों के सौदे कर रहा है चाइना के साथ। कल को जब आप अपने इलाकों को अपने हाथ में वापस लोगे तो वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपको फॉलो करने होंगे, वो चाइना वहां पे बैठा होगा। इन चीजों पे कम से कम कुछ नहीं तो आप, पाकिस्तान छोटे से छोटे इशू पे पूरी दुनिया को लेटर लिखता है, शोर मचाता है। आपकी जमीनों के सौदे हो रहे हैं, आपकी जमीनों पे आपका पानी रोका जा रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आपका एहतजाज ही नहीं आता कहीं।
इस पे एहतजाज होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से एम्बेसडर को बुलाएं, दुनिया जहां को खत लिखें, बताएं दुनिया को कि आपकी जमीन के सौदे हो रहे हैं, एक और ऑपरेसर चाइना के हाथों। तो ये बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को आप देखिए कि इमरान खान के लेफ्ट हैंड पे तो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है ये आजाद कश्मीर का पीओके का पपेट प्राइम मिनिस्टर। राइट हैंड पे आप जाएं तो उमर अयूब, ये उमर अयूब खान जो पाकिस्तान का सदर था उसका पोता है। यूं समझ लें अयूब खान इंदिरा गांधी और ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये है उमर अयूब। ये मुशर्रफ के साथ भी हुकूमत में था, ये नवाज शरीफ का भी मिनिस्टर था, ये हर हुकूमत में मिनिस्टर होते हैं। वो मैंने अपनी वीडियोस में बताया था ना कि आर्मी हर इलेक्शन से पहले इनके जो 100-150 इलेक्टेबल्स है ना, उनको नेक्स्ट जिसको जितवाना है उस पार्टी में इंडक्ट करवाते हैं। जैसे शेख रशीद है, ये फवाद अहमद चौधरी है, इस तरह के। तो ये उमर अयूब खड़ा है फौजी, इसके बराबर में आसिम बाजवा। दिस इज द डेमोक्रेसी ऑफ बनाना रिपब्लिक। अजीज दोस्तों, मैं यहां पे आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा। ये शायद मेरा प्रोग्राम अब मैं नए सिरे से न्यू दिल्ली टाइम्स विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग माय प्रोग्राम आरिफ की भाषा। तो अब आरिफ की भाषा प्रोग्राम में आगे हम मुलाकात करेंगे। 1-2 दिन में इसके हवाले से मैं चीज़ें सेटअप करके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल द वे सपोर्टिंग। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के मोहब्बत है, आप लोगों ने मुझे पुश करके यहाँ तक पहुँचाया है। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं डिक्टेशन पे काम नहीं कर सकता, ये आपको पता है। तो मेरा कोई डिक्टेशन वाला या कोई हिसाब किताब नहीं है। करना वही है जो मैंने करना है, बोलना वही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वरना अगर मैं कंडीशनल या डिक्टेशन पे बात करना चाहता तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने जो ट्रस्ट मुझ पे कायम किया है वो शटर नहीं होने दूंगा कभी भी। आप लोगों को यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने मुझ पे भरोसा किया है। बोलूंगा सच, चाहे जिसको भी बुरा लगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।